आप बताइए, रविंद्र भाटी ने उम्मीदवार आपने जातिवाद किया या नहीं किया? देखिए, जातिवाद हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। नाम कांग्रेस की तरफ से हुआ है, दिल्ली ने भी किया है, और भी लोगों ने प्रयास किया है। स्वरूप सिंह जी, एक आरोप आप पे लग रहा है कि आप रविंद्र भाटी का काम नहीं होते कोई। बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से काम होंगे, निर्दलीयों की सरकार तो है नहीं। तो रील वाले नेताओं की दुकान खत्म हो गई, रियल वालों की चालू हो गई। देखिए, कोई भी हो लंबी नहीं चलेगी। किन्हीं की हो गई है, किन्हीं की तो हो जाएगी, तो ऐसी बात है, लंबी नहीं चलेगी। सर एक बात बताइए, खिजड़ ऊँट क्या होता है? मुझे समझ ये तो उनको ही उत्तर देना चाहिए। नहीं, फिर भी होता क्या है सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। तो सर्दी की ऋतु में वो अपने पूरे उस प्रचंड उत्साह में होता है, उस समय वो किसी के नियंत्रण में नहीं होता। तो हमारे यहाँ कहते हैं वो खिजड़ ऊँट है, ध्यान रखें। अनियंत्रित ऊँट। का नहीं। तो रविंद्र भाटी अनियंत्रित ऊँट है। अब ये तो ऐसा उनसे कुछ- आरोप लगे थे, उनको खिजड़ ऊँट कहा था किसी ने। आरोप पे आप भी लगते हैं कि आपने हेडपम्प में होने दिए इसलिए चुनाव में। देखिए, हेडपम्प देने मेरे हाथ में नहीं थी। कभी कभी दिल में दुख नहीं होता कि मेरे को इतने से वोट मिले और मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ। देखो, हारने का दुख तो हर एक को होता है, परंतु रविंद्र भाटी जो आपके सामने चुनाव लड़े, एक मुद्दा उठा प्रोफेसर दिवेश आनंद का, जो विदेश में रहते हैं, उनके साथ एक फोटो वायरल होती है और लोग सवाल खड़े करते हैं। दिवेश आनंद के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या वो फोटो सही थी? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, राष्ट्रीय अराजक लोगों के साथ में रहेगा तो वो सबकी नजरें उसको भी रहेगी। रविंद्र भाटी ओरन के मुद्दे पर जो आंदोलन कर रहे हैं, ओरन का क्या मुद्दा है ये? मैं ही कह रहा हूँ कि ये वर्षों से है, ये कोई नया विषय नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी में आना चाहते हैं रविंद्र भाटी, उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन स्वरूप सिंह जी का दबदबा इतना है कि आने ही नहीं दे रहे। तो एक व्यक्ति संगठन और विचारधारा के लिए कोई मायना नहीं रखता। आपके सामने चुनाव लड़े रविंद्र भाटी, वो तो लोग कहते हैं कि रील्स पे चुनाव जीत गए। दुनिया देख रही है, मैं क्या कहूँ, जनता पछतावा भी कर रही है कि रील की चपेट में हम आ गए हैं। नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेश जेठमलानी। हम आपको खास शख्सियत से मुलाकात कराते हैं, रूबरू कराते हैं और उनके जीवन के बारे में जानते हैं और कुछ सवाल भी, तीखे सवाल भी पूछते हैं। आज हमारे साथ हैं स्वरूप सिंह राठौड़, और स्वरूप सिंह खर्रा जिन्हें कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बाड़मेर के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं स्वरूप सिंह जी। और आपको बता दें कि चर्चित शिव विधानसभा सीट से, जहां से रविंद्र भाटी विधायक हैं, वहां से चुनाव लड़ चुके हैं और अभी काफी सुर्खियों में। दरअसल जनता की रेगुलर इनके दरबार में जाते हैं, यानी इनके पास जाती है जनता और जनता की मदद करते हैं। स्वरूप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और यहाँ हमारे दफ्तर में पधारने के लिए। धन्यवाद रितेश जी। स्वरूप सिंह जी, आजकल बड़ी चर्चा है आपकी बाड़मेर की सियासत में, और कुछ पत्रकार आपको पावर सेंटर वाला भाई साहब भी कहते हैं, इसलिए बड़ी चर्चा है और आपकी भीड़ भी बहुत रहती है आजकल। देखिए, हमारे पावर सेंटर है राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी। वो हमारे सेना के सेनापति हैं और हम उनके सैनिक हैं। सब स्वाभाविक है कि वो हमारे सेनापति हैं, वो मुख्यमंत्री हैं और हम सरकार के पार्ट हैं। तो काम हमारे कहने पर माननीय सीएम साहब और सारे मंत्रीगण संबंधित विभागों के करते ही हैं। स्वाभाविक है, जनता आकांक्षाएं रखेगी, हमारे पास आएगी, तो हम प्रयास करते हैं कि यथासंभव अधिकतम काम जनता के हाथों हाथ हों। और मेरा स्वभाव की है कि कोई भी व्यक्ति आ गया, उसका काम फोन करके हाथों हाथ करने का मैंने प्रयास सतत किया है, आगे भी जारी रहेगा। स्वरूप सिंह जी, आप राजनीति में कब जुड़े, कैसे जुड़े और कैसा आना हुआ इस लाइन में? देखिए, मैं पिछले काफी वर्षों से संघ का स्वयंसेवक हूं और इस बॉर्डर पर निरंतर 15-20 वर्षों से दायित्व लेकर के काम कर रहा हूं। बॉर्डर की स्थितियां, परिस्थितियां, बॉर्डर की संवेदनशीलता, समाज की चुनौतियां, समाज का संकट, विभिन्न विषयों को लेकर के अध्ययन भी रहा है, काम भी किया है और निरंतर, चाहे सरकार भाजपा की रही हो अथवा नहीं रही हो, सदैव सेवा भाव से और जनता के साथ जुड़े रहने का प्रयास किया है। और लगता है कि राजनीति अपने आप में एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां अपन रह करके जनता की सेवा कर सकते हैं। कुछ ऐसे ज्वलनशील विषय, मुद्दे हैं जिनका अपन राजनीतिक क्षेत्र में आकर के काम कर सकते हैं। इस विषय को एक संकल्प के रूप में रख करके एक कार्यकर्ता के नाते मैंने कार्य करना प्रारंभ किया। तो जिलाध्यक्ष कब बने, कैसे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, पहले कहाँ जुड़े, फिर कहाँ जुड़े, थोड़ा आप बताइए दर्शकों को। देखिए, एक स्वयंसेवक के रूप में स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सहज और स्वाभाविक कार्यकर्ता मैं भी हूँ, हर कोई है जो एक विचार परिवार से जुड़ा हुआ होता है। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता के नाते बिना दायित्व के भी मैंने काम किया, फिर जिला महामंत्री के रूप में काम किया, फिर जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया और 2023 में पार्टी ने मुझे टिकट दी, मैं शिव से चुनाव भी लड़ा। किसी कारण से चुनाव नहीं जीत पाया, परंतु एक डबल ताकत से, डबल ऊर्जा से मैं जनता की सेवा
निरंतर कर रहा हूं, चाहे मेरा घर हो, ऑफिस हो या क्षेत्र हो। वहां जाकर के जनता की समस्याओं का तुरंत निदान करना और जनता से भावनात्मक रूप से जुड़ाव, ये मेरे सहज स्वभाव में है और निरंतर जारी है, आगे जारी रखूंगा। तो जिलाध्यक्ष किस साल में बने थे स्वरूप सिंह जी? मैं 2022 में जिलाध्यक्ष बना और 23 में लगभग 1 साल रहा जिलाध्यक्ष में। तो कैसा अनुभव रहा जिलाध्यक्ष का आपका? देखिए, एक स्वयंसेवक और कार्यकर्ता के नाते चाहे जिलाध्यक्ष हो चाहे बूथ अध्यक्ष हो, फीलिंग्स एक जैसी रहती है कि एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अनुप्राणित करने वाले भारतीय जनता पार्टी जैसे दल का मैं कार्यकर्ता हूं। मुझे बड़ा प्राउड फील भी होता है और बड़ा आनंद भी आता है कार्यकर्ताओं से सहज जुड़ाव और एक धरातल स्तर पर काम करके एक पारिवारिक भाव के रूप में सबके साथ काम करना पहले भी अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है, निरंतर ये जारी रहेगा। स्वरूप सिंह जी, रील और रियल में क्या अंतर मानते हैं? देखिए, रील एक बनावटी संसार है और रियल एक असली संसार है। रील वह लाक्षाग्रह है, कई लंबा नहीं चलता बल्कि चंद ही घंटों में धू करके जल करके राख हो जाता है। रील के कारण लोग एक बार किसी बहकावे में या भ्रम जाल में आ सकते हैं, लेकिन लंबी रील चल नहीं सकती, बल्कि रियल लाइफ है और लंबी ही चलेगी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो। रियल लाइफ है वो लंबी ही चलेगी। रियल लाइफ में व्यक्ति को जीना चाहिए। तो स्वरूप सिंह जी कहाँ खड़े हैं, रील में या रियल में? रियल में है, धरातल पर है। सोशल मीडिया का जमाना है, हम भी उपयोग करते हैं, परंतु केवल सोशल मीडिया नहीं। सोशल मीडिया एक पार्ट हो सकता है, समथिंग है, बट एवरी टाइम नहीं। सब कुछ सोशल मीडिया नहीं है। एक असली जीवन जीना वो सब कुछ है। एक पार्ट सोशल मीडिया हो सकता है, इसलिए हम असली जीवन में पहले से ही जी रहे हैं, अभी भी जी रहे हैं, आगे भी जिएंगे। आपके सामने चुनाव लड़े रविंद्र भाटी, वो तो लोग कहते हैं कि रील्स पे चुनाव जीत गए। अब ये दुनिया देख रही है, मैं क्या कहूँ। रियल का फर्क जो आज भी नजर आ रहा है, जनता पछतावा भी कर रही है कि रील की चपेट में हम आ गए हैं। निरंतर लोग जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए वो मेरे घर आ रहे हैं, मेरे से मिल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने गलती कर दी। मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं। देखिए, चुनाव में कभी कभी अनेक प्रकार के भ्रमजाल हमें हमारी लपेट में ले लेते हैं, तो काफ़ी लोगों को लिया, परंतु मुझे इस चीज़ का कोई दुख नहीं, क्योंकि जनता जनार्दन है। यही जनता वापस हमें भी आशीर्वाद देगी और रील वाला लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, वो आ गया और आगे जनता के साथ मेरा जो जुड़ाव है और जनता के लिए मैं हूँ, जनता का काम करूँगा और जनता से जुड़ा हुआ। एक मिनट स्वरूप सिंह जी, तो आप कह रहे हैं कि लोग आपको आके कहते हैं ऐसा कि हम रील के बहकावे में आ गए? बिल्कुल कहते हैं, हमारी गलती हो गई। देखिए, कई बार ऐसा भ्रमजाल रहता है कि हाँ वो भी उधर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो पार्टी से जुड़ा है, जो राजनीतिक दल से जुड़ा व्यक्ति है, वही उसी पार्टी का पार्ट होता है। लेकिन लोग एक बार बहकावे में आ गए और पछतावा कर रहे हैं। तो आप, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप फिर भी मदद कर रहे हैं, आपको तो वोट नहीं दिए लोगों ने। वो जनता वो की वो है। जनता को उस समय जनता भ्रमित होगी, बहकावे में आ गई। अब जनता को समझ में आ गया कि रियल ये है। अच्छा। तो वही जनता हमारे काम आने वाली है, वही जनता हमारी आदरणीय वंदनीय है, जनता जनार्दन वही है। स्वरूप सिंह जी, आप पर भी आरोप लगते हैं कि आप अधिकारियों को धमकाते हैं, आप पावर का मिसयूज कर रहे हैं, आप कलेक्टर टीना डा भी आपकी सुनती हैं, सब आपकी सुनते हैं। ऐसा क्या है आप में जादू, या फिर आप धमका रहे हैं? ये सही बात है? देखिए, अधिकारी है जो सरकार की सुनते हैं और सही बात सुनते हैं। हम जनता के लिए काम करते हैं, तो धमकाने का सिस्टम न पहले था न अभी है। अधिकारियों से उचित आग्रह करते हैं, अधिकारी मान भी लेते हैं। टीना डाबी जी की आपने जो बात कही, क्रिएटिव लेडी है वो। वास्तव में एक डीएम के रूप में बाड़मेर में आकर के उन्होंने स्वच्छता का एक नवाचार भी किया, और विशेष करके बाड़मेर जिले में पश्चिमी क्षेत्र में वहाँ पर जो आत्महत्याएं इतने वर्षों से बढ़ रही थी, उसको लेकर के डीएम मैडम लगातार महिलाओं के बड़े सम्मेलन कर रही है। वो भी तारीफ़ काबिल है, क्योंकि एक हम सभी जानते हैं कि जो मार्गदर्शन और एक मोटिवेशन जरूरी है सही दिशा देने के लिए, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बड़े हो, तो उस क्षेत्र में काम कर रही है, ये भी तारीफ काबिल है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि टीना डा भी ओवर एक्टिव है, कहीं भी जाके सफाई करती है, स्पा पे छापा डालती है। ये कोई कलेक्टर का काम है क्या? कुछ आपके बाड़मेर के पत्रकार ही लिख रहे थे। देखिए, हर एक का सोचना अलग हो सकता है, परंतु
वो वास्तव में प्रेरणादायक काम। देखो, कोई भी एक बड़ा सेलिब्रिटी, चाहे अधिकारी हो, नेता हो, कोई भी हो, वो खुद काम करेगा तो सबको प्रेरणा जाएगी, वो बाकी लोग भी काम करेंगे, तो निश्चित रूप से तो इस आपको प्रकार लग रहा था वो सफाई का काम ठीक कर रही हैं, छापा हाँ, भी डाल अच्छा रही काम है। देखो, ये पीएम माननीय मोदी जी का विजन है, उस विजन को डीएम आगे बढ़ा रही है, तो अच्छा ही काम है। तो स्पा में छापा डालना डीएम का काम थोड़ी है। स्पा में देखिए, जाके- जो सांस्कृतिक पतन के कुछ कार्य है, अनैतिक कार्य है, खुलेआम जब बाजार में हो रहे हैं, तो वो युवाओं के, उनकी सेहत पर, उनकी मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, तो उसके लिए कार्रवाई अगर प्रशासन करता है तो करनी चाहिए। तो वो लोग लिख रहे थे सोशल मीडिया पे, स्वरूप सिंह जी, कि भी पुलिस का काम है, कलेक्टर थोड़ी करेगी। पुलिस साथ ही थी ना। पुलिस साथ थी। देखिए, एक प्रशासकीय अधिकारी पुलिस के सहयोग से कोई उचित कार्य करता है तो करना चाहिए। मतलब आपको टीना देवी पसंद है? एक डीएम के रूप में अच्छी महिला है, अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। आपकी बात मान रही है इसलिए अच्छा है, या जनता की नहीं, बात मान सबकी बात मान रही है। देखिए, एक जिलाधीश पूरे जिले की होती है, और जिले के सभी लोगों की बात सुनती भी है, चाहे वो पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के हों। वो उचित काम करती है, उचित बात सबकी सुनती है। केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बाड़मेर जिले की सारी जनता कह रही रही है? रविंद्र भाटी जो आपके सामने चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव के अंदर एक मुद्दा उठा प्रोफेसर दिवेश आनंद का, जो विदेश में रहते हैं, उनके साथ एक फोटो वायरल होती है और लोग सवाल खड़े करते हैं। दिवेश आनंद के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या वो फोटो सही थी? देखिए, दिवेश आनंद लंदन की एक यूनिवर्सिटी में एक रीडर के रूप में काम कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के विषयों पर लगातार उन्होंने भारत को निशाने पर लिया है, और भारत को नकारात्मक कहा है, भारत को सदैव उन्होंने टारगेट पे लिया है। और उनकी पत्नी भी आईएसआई के साथ काम करने के आरोप उसके ऊपर कई बार आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से पूरी फैमिली ही अराष्ट्रीय गतिविधियों से जुड़ी है, तो उनके साथ कोई भी व्यक्ति जाएगा तो पूरे देश के लिए वो सुर्खियां बनेगा, और इसलिए वो ऐसा विषय चर्चा में आया और आपने हमने सबने सुना। तो रविंद्र भाटी आपको लगता है कि ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, उनका घेरा ऐसा है? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, राष्ट्रीय अराजक लोगों के साथ में रहेगा तो वो सबकी नजरें उसके ऊपर रहेगी। तो रविंद्र भाटी पे नजरें हैं आपकी वो पार्टी तो की, इंटेलिजेंस की? वो तो पूछिए, आप इंटेलिजेंस से पूछिए, बाकी लोगों को पूछिए। सरकार तो आपकी है सर। सरकार भी अपना काम कर ही रही है, अच्छा सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। सर, सुरक्षा एजेंसी अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, और जनता को भी सब दिखने लग गया है। सर लोकसभा का चुनाव हुआ, रविंद्र भाटी चुनाव लड़े, उमेदराम लड़े, आपके केंद्रीय मंत्री भी, तीनों चुनाव लड़े। क्या लगता है कि उमेदराम और रविंद्र भाटी के कारण जातिवाद हुआ वहां पे? देखिए, हम समाज की एकता और संगठन को लेकर के बात करते हैं। कभी हमेशा कहते हैं कि समाज जब संगठित होता है तब देश समृद्ध होता है, लेकिन चुनाव को लोकतांत्रिक हिसाब से विचारों को लेकर के, मुद्दों को लेकर के लड़ना चाहिए। अपने अपने राजनीतिक दल है जो अपने विषय और विचारों को लेकर के रखते हैं, उस अनुसार लड़ना चाहिए। बल्कि जातिवाद को लेकर के जब कोई चुनाव लड़ा जाता है तो जातियों के बीच में खाई निश्चित रूप से समाज के लिए भी घातक है। जब समाज विखंडित होता है तो देश उन्नत और समृद्ध होने की जो संकल्पना है, निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं बाधित होती है। तो आपको लगता है कि वहां जातिवाद हुआ? जातिवाद हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक शुद्ध रूप से लोकतंत्र में, राजनीति में अपने अपने मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ना चाहिए। तो जो किसने नहीं किया? होकर के यहाँ जो जातिवाद हुआ, मुझे लगता है ये समाज के और देश के लिए घातक है। किसने किया था जातिवाद? हुआ ही है, दोनों तरफ से हुआ है। कौन दोनों तरफ? नाम बोलना कांग्रेस है? की तरफ से हुआ है, निर्दलीय ने भी किया है, और भी लोगों ने प्रयास किया है। रविंद्र भारतीय भाटी जनता ने- भारतीय रविंद्र जनता भाटी ने पार्टी जातिवाद किया, आप मानते? सब तरह से हुआ है, सभी तरफ से हुआ है। नहीं, बीजेपी ने किया है या रविंद्र भाटी ने? बीजेपी तो कर ही नहीं सकती। बीजेपी तो समाज को संगठित करके और देश को समृद्ध करने का स्वरूप संकल्प सिंह के जी रूप में गोलमोल काम जवाब मत करती दीजिए, है। आप बताइए रविंद्र भाटी ने, उमेदराम ने जातिवाद किया या नहीं किया? देखिए, कांग्रेस तो वर्षों से समाज को तोड़ने का काम कर रही है, जग जाहिर है। लेकिन जिनके कोई दल ही नहीं है, वो तो शुद्ध रूप से राजनीति जातिवाद के आधार पर ही करते हैं। इसलिए मुझे किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं समझ सकते हैं कि केवल जातिवाद के आधार पर कुछ लोग राजस्थान में राजनीति करते आए हैं, उनका भविष्य लंबा होता नहीं। कुछ उदाहरण अभी आपने उपचुनाव में भी देखे। तो जातिवाद पे राजनीति करना ठीक नहीं है। रविंद्र भाटी कर रहे हैं? आप देख ही रहे हैं। हाँ या ना में जवाब दो सर। वो तो आप देख ही रहे हैं ना, किसी व्यक्ति के ऊपर कटाक्ष करना ठीक कटाक्ष नहीं क्या? है। आपके सामने चुनाव लड़े, कटाक्ष क्यों नहीं कर रहे? हाँ, तो आप सब देख रहे हैं, मीडिया देख रहा है, जनता देख रही है, जो वो है वो सब देख रहे हैं। नहीं, आपके सामने ही चुनाव लड़े ना सर। क्या आपको लगता है शिव में भी जातिवाद करके चुनाव लड़े हो?
देखिए, मैं मेरे किसी प्रतिद्वंदी पर सीधा आरोप लगाऊंगा तो लोगों को लगेगा कि प्रतिद्वंदी इसलिए लगा रहा है, बल्कि दुनिया देख रही है। दुनिया मान रही है कि जातिवाद हो रहा है। वो आप पूछिए एक बार जनता से, वहां बाड़मेर आकर के पूछिए कि बाड़मेर की जनता को अब क्या लग रहा है। शिव की जनता क्या मानती है? शिव की और बाड़मेर की और पूरे लोकसभा की जनता को अब क्या लग रहा है, वो एक बार आप स्वयं आकर के पूछिए। आपसे तो बात होती होगी ना, मेरी थोड़ी बात होती है सर, आपकी बात होती है। मैं मेरे मुंह से कहूंगा तो आपको लगेगा कि प्रतिद्वंदी के ये कह रहा है, थोड़ी बल्कि सर, ऐसे थोड़ी है सर। बल्कि आप स्वयं आकर के पूछेंगे तो आपको असलियत पता लग जाएगी कि लोग वास्तव में रील से भ्रमित हो गए, अब रियल उनको समझ में आ रही है। तो स्वरूप सिंह जी रियल है? हाँ, रियल होने का मैं सदैव प्रयास करता हूँ। हम सभी को रियल रहना चाहिए। रील तो आपकी भी बनती है स्वरूप सिंह। ये सोशल मीडिया का जमाना है, प्रयास ये करते हैं जो रील बने वो रियल की बने। अच्छा, रील बने तो रियल की बने। केवल रीलें बनती है वो लाक्षागृह की तरह दू करके जल जाती है, लंबा समय नहीं टिकती। तो आपकी भी एडवांस टीम तो नहीं चलती कहीं? देखिए, ना हमारी कोई एडवांस टीम है, ना कोई हमारी कोई पीछे की टीम है। जो है वो सही है, धरातल पर जो हम बोलते हैं वो करते हैं। आज हमारी प्रदेश और केंद्र में जो डबल इंजन की सरकार है, विकास के आयाम छू रही है। माननीय मोदी जी पिछले 10 वर्षों में देश को चाहे सांस्कृतिक रूप से और चाहे सामरिक रूप से तो चाहे आर्थिक रूप से देश को अंतर्राष्ट्रीय उस पायदान पर पहुंचाया जो कल्पना नहीं कर सकता। और प्रदेश सरकार ने भी 1 वर्ष के अंदर ही, बल्कि 1 साल पूरा भी नहीं हुआ, 30 लाख करोड़ का MOU ये राइजिंग राजस्थान के माध्यम से आज ही जो शुरू हुआ है, ये अकल्पनीय, अविस्मरणीय, ऐतिहासिक है। तो निश्चित रूप से हम उस पार्टी और दल के कार्यकर्ता का होने के नाते उसी गति में प्रवाहित होकर के और जनता के विकास के काम और देश के उत्थान के लिए क्या किया जा सकता है वैसा हम कर रहे हैं। रविंद्र भाटी ओरन के मुद्दे पर जो आंदोलन कर रहे हैं, ओरन का क्या मुद्दा है ये समझाएंगे सर? जैसलमेर बाड़मेर में ओरन क्या मामला है? देखिए, ओरन और गोचर का मुद्दा आज का नहीं है, पूरे भारत में हो सकता है, बल्कि पश्चिमी राजस्थान में विशेष करके जोधपुर संभाग के हैं या बाड़मेर जैसलमेर जिला के हैं, वहां ओरण और गोचर में जितने भी वृक्ष हैं उनको देवता के प्रसाद माना जाता है। हमारे यहाँ तो यहाँ तक है कि ओरण गोचर में खेजड़ी के किसी ने अगर कुल्हाड़ी पर वार कर दिया तो कुल्हाड़ी से वार करने वाले को गांव वाले लोग बुला करके समाज के जाजों पर दंडित करते हैं कि यह देवी जगदम्बा की ओरण है, देवी जगदम्बा की यह गोचर है, गायों की गोचर है, और ये शुद्ध रूप से ईश्वर की, भगवान की, जगदम्बा की जमीन है और ये केवल गायों के लिए है। तो ये हमारा श्रद्धा का भाव आज नहीं पीढ़ियों से है। जैसलमेर में कुछ जमीनें त्रुटिवश रिकॉर्ड में ओरण में दर्ज नहीं हुई, तो इसको लेकर के जैसलमेर के वासी पिछले कई दशकों से प्रयास भी कर रहे हैं। जैसलमेर के कई गांव में आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना इसलिए ज्यादा दिखता, बल्कि पहले कई सालों से जैसलमेर में सुदूर ग्रामीण अंचल में धोरों में गांव में महिला पुरुष दीपक करके और ओरण गोचर की परिक्रमा करके और बड़े श्रद्धा के साथ में आरती करके, भजन करके, जागरण दे करके ओरण और गोचर बचनी चाहिए। ये हमारा एक आध्यात्मिक जुड़ाव रहा है। तो रविंद्र भाटी सही तो कर रहे हैं, फिर गलत कहाँ कर रहे हैं? देखिए, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वर्षों से है, ये कोई नया विषय नहीं है। ओरण गोचर को संरक्षण करना, बचाना ये कोई आज का विषय नहीं है। वर्षों से जब हमारे पूर्वज कहते आए हैं और कई ऐसी घटनाएं जुड़ी हुई हैं कि ओरण गोचर के लिए लोगों ने बलिदान भी दिए। वो तो आपके विचार पे ही चल रहे हैं इसका मतलब? देखिए, हमारे विचार तो कुछ लोग घर वापसी भी कराना चाहते हैं, कुछ लोग घर वापसी भी कराना चाहते हैं। देखिए, अब ये सब चलता रहता है दुनिया में। कुछ लोग चाहते हैं कि रविंद्र भाटी वापस बीजेपी में आ जाए। क्या वो रविंद्र देखिए, कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के विचार को, राष्ट्रवाद के विचार को समझ करके अगर अपनाए तो आते हैं, सब आते हैं, लेकिन उसको समझना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, उस अनुशासन में चलना पड़ेगा। वैसा कोई भी अगर ऐसा करना चाहे तो वो अनुशासन में नहीं, भाजपा में स्वागत है। मैं किसी के लिए भी कह रहा हूँ, उनके लिए नहीं कह रहा। कोई भी व्यक्ति भाजपा में आना चाहे, भाजपा के विचार को जाने, समझे, उस अनुरूप चले, अनुशासन में चले, अनुशासित जीवन जिए, तो कोई भी लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी में आना चाहते हैं रविंद्र भाटी, उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन स्वरूप सिंह जी का दबदबा इतना है कि आने ही नहीं दे रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विशाल समुद्र की तरह है। इसमें कई छोटी मोटी नदियां समाहित हुई हैं, आगे भी होंगी। तो एक व्यक्ति संगठन और विचारधारा के लिए कोई मायना नहीं रखता। स्वरूप सिंह तो एक कार्यकर्ता है,
परंतु इतनी बड़ी विचारधारा में कोई भी आना चाहे, समझ करके इसमें सम्मानित होना चाहता है, तो कोई भी व्यक्ति आ सकता है। सर, शिव विधानसभा को लेकर आपकी आगामी समय में क्या तैयारी है? अब जातिगत समीकरण क्या है? रविंद्र भाटी को कैसे मात दे पाएंगे? क्या आपके पास समीकरण है? आप मेहनत तो कर रहे हैं, आपके पास लोग भी आ रहे हैं। देखिए, वोट पे बदल पाएंगे? मेरे पास कोई समीकरण नहीं है। मेरे पास समीकरण है जनता की सेवा करना। सरकार की जन कल्याणकारी योजना है वो धरातल पर पहुंचाना, लागू करना। फिर रील के भ्रम में आ जाए कहीं। हर व्यक्ति के जो आपने आरोप लगाया, समस्याओं के समाधान के लिए मुझे प्रतिबद्ध रहना और प्रयत्न करना, मेरा यही समीकरण है और मैं इसी समीकरण पर चलना चाहता हूं और जनता का विश्वास निश्चित रूप से जीतूंगा, क्योंकि जनता को रियल चीज अब समझ में भी आ गई है। मैं जनता का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि लोग रियल लाइफ में आने लग गए हैं और ये चीजें हम सभी जानते हैं कि रियल लाइफ तो रियल लाइफ ही होती है और जनता को समझ में जल्दी आ जाती है, आ भी गई है। सर, बाड़मेर जैसलमेर जो रेगिस्तानी इलाका है, मतलब थार का इलाका है, मतलब रेगिस्तान की बात आती है तो ये दो इलाके का नाम आता है। वो थार की बात करें, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, जहाँ पर मरुस्थल है पूरा। यहाँ पर सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी। यहाँ के बच्चे जो मेधावी लोग हैं बाहर जा रहे हैं। आपने कोई सरकार को, आपकी सरकार है, प्लान दिया है या आपने कभी, आपकी विजन है कि भैया मैं कुछ बना या मेरा कभी मौका लगा तो मैं ये कर सकता हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, अपने थार के लिए, मरुस्थल के लिए? देखिए, हमारे बाड़मेर जिले को कई वर्षों से पिछड़ा जिला माना जाता था। उत्तर और पूर्व राजस्थान के सरकारी कर्मचारी भी वहां जाने से कतराते थे। पिछले लगभग 15-20 सालों से यहाँ कोयला आया और अभी सोलर आया। इस कारण से कई हजारों युवाओं का रोजगार वहां लगा भी है और आगे कई संभावना है। तो इसलिए स्वाभाविक है कि जो प्रतिभाएं हैं उनका सही समय पर उपयोग भी होना चाहिए, ताकि उन कंपनियों को भी लाभ मिले और उनमें जो एक कौशल है, स्किल है, वो डेवलपमेंट के जो एक उनके अंदर गुण हैं, उसके अनुरूप उनका उपयोग होना चाहिए। और वर्तमान में इन कंपनियों में कई हमारे स्थानीय युवा हैं, उनको रोजगार मिल रहे हैं, तो हमारे क्षेत्र के लिए एक अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव बात है। कभी आपने अध्ययन किया कि स्वरूप सिंह जी ये बाहर क्यों जा रहे हैं लोग? मतलब मैं देखता हूँ कि एक तो देखिए, व्यक्ति अपनी हर संभावना तलाशता है, अपने बेटर के लिए, बेस्ट के लिए देखता है। तो उसको लगता है कि मेरा जो स्किल है, मेरा कौशल है, यहाँ की बजाय वहाँ जाकर के ज़्यादा परिणाम देगा, तो व्यक्ति बाहर जाता है। परंतु अभी राजस्थान में और भारत में बहुत संभावना है और अपार संभावना। अभी जो 30 लाख करोड़ का MOU हो रहा है, ये अनेक संभावनाएं और यहाँ स्थापित करेगा। लाखों करोड़ों युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेंगे। तेल और कोयला उत्पाद के चलते बाड़मेर को राजस्थान का और देश का दुबई कहा जाने लगा है। क्या संभावनाएं देखते हैं और क्या चुनौतियां हैं? मैंने पहले भी कहा कि बाड़मेर जैसलमेर को एक सजा के रूप में माना जाता था। वर्तमान में बहुत सारी संभावना है। कई मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ आकर के और बड़े बड़े प्लांट लगा रही है, सोलर प्लांट लगा रही है। ऑयल का काम तो पिछले 15-20 सालों से चल ही रहा है, रिफाइनरी भी लग गई है। कई तेल के कुएं भी खुदे हैं, आगे भी खुद रहे हैं और यहाँ पर कोयले की खदानें हैं। तो अनेक इस प्रकार के जो उद्योग हैं, एक कई युवाओं के रोजगार की संभावनाएं बढ़ाएगा। नहीं, उसको लेकर आपने क्या प्लान किया? अपने विधानसभा के लोगों को कुछ रोजगार दिलवाएंगे? कुछ रोजगार निश्चित रूप से हमारी विधानसभा में और विधानसभा के अलावा भी बाड़मेर जिले में जितनी भी कंपनियां, अलग अलग जो रोजगार के साधन हैं, वहाँ स्थानीय युवाओं को लगाना और प्रयत्न करके लगाना, ये मेरा संकल्प रहेगा। और कई युवाओं को मैं लगा भी रहा हूँ। मेरे पास जो भी युवा आ रहे हैं, लगातार मैं कंपनियों को फोन करके और उनका जैसी योग्यता उस अनुसार मैं लगा रहा हूँ। आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि युवाओं को अधिकतर उन कंपनियों में शामिल करके और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। सर, ये DNP क्या है, डेजर्ट नेशनल पार्क? इसकी बड़ी मांग चल रही थी। देखिए, ये गोडावण के संरक्षण के लिए वर्षों पहले DNP का क्षेत्र एक आरक्षित किया गया है, जो बाड़मेर और जैसलमेर के बॉर्डर एरिया में आता है। अब वर्तमान में देखा जाए तो वहाँ गोडावण तो दिखने में कम मिलता है, परंतु उस DNP के कारण सड़क का, बिजली का, पानी का, ऐसे जो मूलभूत सुविधा है उसमें ये DNP बाधक बनी हुई है। अब मान लो कोई सड़क, वहाँ इतना विरल क्षेत्र है कि रेगिस्तान है, धोरे है, आना जाने का साधन भी नहीं है। तो एक वहाँ DNP में एक सड़क का काम रुका हुआ था, जैसे भारतमाला सड़क परियोजना है, तो वो सुंदरा से लगाकर म्याजला और होते हुए जैसलमेर तक काम रुका हुआ था। पिछले लगभग 2-3 वर्षों से सीमा जन कल्याण समिति
ने पूरा प्रयत्न करके और कोऑर्डिनेटिंग करते हुए केंद्र सरकार में भूपेंद्र जी यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश जी चौधरी, पिछले 2 सालों से जब ये तीनों कैबिनेट मंत्री इन तीनों को बिठा करके कॉम्बिनेशन करके, और जो इस सड़क रुकी हुई थी, कई बॉर्डर पर ऐसे मोबाइल के टावर भी रुके हुए थे, इन सब के समाधान के लिए प्रयास भी किए। पिछले महीने ये समाधान हुआ, सरलीकरण हुआ। अब वो सड़क भी बन जाएगी, करोड़ों रुपए का एक बड़ा बजट प्लान है। और कई टावर जो रुके हुए थे, तो कनेक्टिविटी भी इन टावरों के कारण स्थापित हो जाएगी। तो एक आंशिक रिलीफ मिली है, बल्कि और भी क्षेत्र में आवश्यकता है। तो जैसी जैसी आवश्यकता होगी तो हम प्रयास करेंगे, और लोगों के लिए जहाँ डीएनपी बाधक बनी हुई है, वहाँ डीएनपी के नियमों को ध्यान में रखते हुए गोडावण जो पक्षी है, अगर वो वहाँ है तो उनके लिए कोई जोखिम नहीं हो, खतरा नहीं हो, उनको सुरक्षित रखते हुए लोगों को मूलभूत सुविधाएं कैसे दी जाए, ऐसा हम प्रयत्न निरंतर करें। ये जल जीवन मिशन का बड़ा काम होने वाला था वहाँ, लेकिन कांग्रेस सरकार के दौरान कुछ घोटाले भी हुए, कुछ आरोप भी लगे, मंत्री तक पे, मैं जोशी तक पे आरोप लगे। तो अभी क्या स्थिति है जल जीवन मिशन की? कि हर घर नल आ गया है, आने वाला है? यहाँ प्रगति क्या आपके शिव विधानसभा? मैं शिव में घुमा हूँ सर, सबसे बड़ा विधानसभा लगा मुझे। मैं ऑन चुनाव आपसे इंटरव्यू भी लिया था जी। अपन एक गांव में गए थे, मैं आपकी गाड़ी में बैठ के मैंने इंटरव्यू किया मुझे। तो वहाँ बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है सर। मैं 3-4 जगह गया तो वो ताले में, टांके में पानी रख रखा था लोगों ने। तो पानी की बड़ी समस्या है सर। ये टाँकों वाला तो पीढ़ियों पुरानी हमारी परंपरा है कि जब यहाँ न तो ट्यूबवेल होते थे, न ये जीलाश होते थे, तो बारिश का पानी को टाँकों में संरक्षित करके और वर्ष पर चलाते थे। लेकिन अभी वर्तमान में केंद्र सरकार की जो योजना है जेजेएम, जल जीवन मिशन, और हर घर नल की योजना, 1 साल हो गया राजस्थान की जब से सरकार बनी है, तब से केंद्र सरकार की इस जेजेएम योजना को फलीभूत करने के लिए निरंतर कार्य प्रगति पर है। और ठेठ गाँव में आप जाएंगे, ठेठ ढोरों में, अगर एक भी ढाणी कहीं है तो वहाँ ये सर्वे करके उस ढाणी को भी घर नल पहुंचा करके और उस नल में पानी की सप्लाई करना, ये निरंतर काम चल रहा है और जल्दी ये प्रासंगिक हो सर। जाएगा। आप तो पॉजिटिव बोल रहे हैं सब। मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद गया था आपके साथ, जिस गांव में आप मुझे लेके गए वहाँ पानी नहीं था सर। देखो गांव का नाम। देखिए, जेजेएम योजना जब केंद्र ने चलाई तो ये जो 18 से 23 तक कांग्रेस की सरकार थी, इसने अड़चन डाली, क्योंकि क्रेडिट केंद्र सरकार ले जाएगी, मोदी सरकार ले जाएगी, इस काम में बहुत अड़चन डाली और काम रुका पड़ा था, ठप था, और कई भ्रष्टाचार भी हुए। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, ये बीजेपी के वर्ष पर के अंतराल में जो काम हुआ उसका मैं आपकी विधानसभा में सब जगह पानी पहुंच गया क्या? सही बताइए सर। अब पहुंचने वाला, क्योंकि इतना विरल और सुदूर दौरों में लोग एक एक ढाणी में रह रहे हैं कि एकदम तुरंत वहां पहुंचाना बहुत कठिन है। परंतु कार्य जिस प्रगति से, कितनी जगह पहुंच गया आपकी विधानसभा? अधिकांश हो गया, 70% काम। मेरे हिसाब से 150-200 किलोमीटर की विधानसभा। कितने किलोमीटर? 185 लगभग। हाँ, 85 किलोमीटर। सबसे बड़ी विधानसभा मुझे लगता है कि राजस्थान की होगी। 185 किलोमीटर की विधानसभा में खुद घुमा था। तो आप मुझे गाँव में दूर लेके गए, वहाँ पानी नहीं था। 185 में कितने किलोमीटर में पहुंच गया पानी? 70% काम हो गया है मोटा मोटा। आपका मतलब 120 किलोमीटर? हाँ, लगभग इतना काम हो गया सर। ऐसा तो नहीं है सर। मैं खुद जाके आया, बीच में भी जाके आया था, तो लोग कह रहे थे शिव के गांव में पानी नहीं है। नहीं, मैंने बताया ना, काम जब तक पूरा नहीं हो तब तक शिकायतें मिलती रहती है, ये नेचुरल है। परंतु जिस गति से काम बढ़ रहा है, जल्दी ही काम पूरा होगा। पानी के लिए स्वरूप सिंह जी क्या करेंगे? देखिए, पानी के लिए केंद्र की सरकार की इस योजना, जेजेएम योजना को हम प्रयत्न करके बड़ी स्पीड के साथ में अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये एक समस्या का बहुत बड़ा समाधान होगा। सिंह जी, अगर पानी नहीं आया तो आपको मटके भरने पड़ेंगे, ध्यान रखना। हाँ, पीढ़ियों तक हमने मटके भरे हैं लेकिन आगे भरने नहीं पड़ेंगे। नहीं तो जनता आपसे मटके भरवाएगी, क्योंकि आप ही उनके विधायक है, क्योंकि आपके पास ज्यादा लोग आ रहे हैं। जी जी जी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। केंद्र सरकार के विजन को प्रदेश सरकार आगे बढ़ा रही है, और माननीय भजन लाल जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में सदैव प्रगति रिपोर्ट ले भी रहे हैं, और काम बड़ी सर मुख्यमंत्री करेंगे क्या? काम तो अधिकारी करते, डंडा तो आपको ही देना पड़ेगा नीचे से। नहीं, वो ऊपर से मार्गदर्शन है, पूरी मॉनिटरिंग होती है, प्रदेश से मॉनिटरिंग होती है, मंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार, और काम बड़ी गति से चल रहा है। आप मिले केंद्रीय जो जल संसाधन मंत्री बने CR पाटिल? हाँ, उनसे भी मिले थे, और पहले गजेंद्र सिंह जी थे, उस समय भी मैं मिला था उनसे, और अभी लगातार मैं भी उसको ध्यान रखते हुए लगातार यहाँ प्रदेश सरकार के यहाँ मंत्रियों से, यहाँ अधिकारियों से मिलता रहता हूँ, और काम जल्दी पूरा हो इस प्रयास में हूँ मैं भी। सर एक बात बताइए, खिजोड़ ऊँट क्या होता है, मुझे समझाइए। ये तो जिन्होंने कहा है उनको ही पूछिए। नहीं, वैसे होता क्या है सर? ये मैं तो भाषा वहाँ की समझता नहीं हूँ ना। ये तो उनको ही उत्तर देना चाहिए। नहीं, फिर भी होता क्या है सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। ऊँट रेगिस्तान जहाज ऊँट है। हाँ। वो सर्दी की ऋतु में
वो अपने पूरे उस प्रचंड उत्साह में होता है, उस समय वो किसी के नियंत्रण में नहीं होता। ये कोई 2-3 महीने का पीरियड होता है। उस समय जो ऊँट होता है जिस स्थिति में होता है, तो हमारे यहाँ कहते हैं घिजोड़ो ऊँट है, ये ध्यान रखें। अनियंत्रित ऊँट है मतलब। नहीं, तो रविंद्र भाटी अनियंत्रित ऊँट है। अब ये तो ऐसा उनसे कुछ आरोप लगे थे, उनको खिजड़ो ऊँट कहा था किसी ने, इन्होंने एक परिभाषा बता दी खिजड़ो ऊँट की। हमने आपसे खिजड़ो ऊँट की परिभाषा पूछी थी सर। हाँ, मैं नाम नहीं पूछा था लेकिन मैंने बोल दिया वो। सर एक बार बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या आप शिव विधानसभा के अंदर कोई ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि भाई आप रोजगार मेला कुछ लगाएं या कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर कुछ आपका प्लान है आने वाले टाइम में? देखिए, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की योजना, राजस्थान सरकार की योजना, ये सब योजनाएं हम प्रयास करके धरातल स्तर पर अगर हम लागू कर दें, फलीभूत हो जाएं, और बाड़मेर में जितनी कंपनियां आई हैं अलग अलग प्रकार से, चाहे ऑयल है, कोयला है, सोलर है, इनमें हमारे युवाओं को हम लगा दें, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक बेरोजगारी का समाधान हो जाएगा। पर्याप्त संभावना है और कई युवाओं को हम लगा भी रहे हैं, प्रयत्न करके लगा रहे हैं कहीं, क्योंकि कई युवा जो है डिग्रियां लिए हुए बोनाफाइड लेकर के जब घूमते हैं, रिज्यूम लेकर के घूमते हैं, BA किए हुए, टेक्निकली इंजीनियरिंग कई डिग्रियां दी हुई घूमते हैं, जब आते हैं तो हमें बड़ा दर्द होता है कि इतने सालों तक उनके माँ बाप ने पढ़ाया भी है, कई सपने भी देखे हैं, लेकिन युवा वास्तव में बेरोजगारी की स्थिति में दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं। तो बड़ी संवेदना के साथ हम प्रयास करते हैं कि युवा जल्दी से जल्दी रोजगार कैसे मिले, और अभी वर्तमान में जो वैकल्पिक तुरंत की जो व्यवस्था है, वो ये सारे सोलर और ऑयल फील्ड की जो कंपनियां हैं उसमें हम लगाने का प्रयास करते हैं। सर गोविंद डोटासरा अभी बड़ा आपके क्षेत्र में आए थे लोकसभा चुनाव में भी, और अभी उससे पहले भी आते रहते हैं, तो वो बड़ा डांस करते हैं तेजा सुपर डुपर पे भी, और वो फटकारे भी देते हैं, और वो अपने ये जो दुपट्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? हाँ, गमछा भी लाते हैं। उस पर क्या कहना है आपका? हाँ, विधानसभा चुनाव में जनता ने उनको गमछा पहना दिया, लोगों के ध्यान में आ गया उनका डांस। आप अभी विधानसभा का जो उपचुनाव था कहाँ पे गए थे? इन विधानसभा में तो गया था, मैं खिमसर गया था। खिमसर में क्या आपको लगता है कि हनुमान बेनीवाल के बारे में आपका? बस डांगा जी की जीत हो गई, एक विचार की जीत हो गई, और वहाँ की जनता की भावनाएं आप समझ सकते हैं कि वर्षों तक जो रियल लड़ाई रील से थी, वो रियल लाइफ जीत गई, लोकतंत्र जीत गया, शांति वहां जीत गई, कानून वहां जीत गया। तो आप कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल भी रील्स के नेता हैं, यही है ना आरोप सीधा? हाँ, वो तो आप और समझ सकते हैं। बोलो ना खुल के सर, डरते क्यों? नहीं, डरने की बात नहीं, मैंने जब कह दिया तो उसका भावार्थ सीधा यही। जनता नहीं समझती ना, जनता तो खुल के समझती है। नहीं, जनता हनुमान तो बेनीवाल क्या रील के नेता है? देखिए, अरे किसी को धमकाना, गालियां देना, किसी की बेइज्जती करना, अपमानित करना, तो उसका परिणाम आई गया। इसलिए इस प्रकार की प्रोपेगेंडे ज्यादा लंबे नहीं चल सकते, और विशेष करके इस छोटी सी उम्र में, कच्ची उम्र में युवाओं को भ्रमित करना, कोई सा नेता हो, इस प्रकार के बनावटी भाषण और बनावटी प्रोपेगेंडा करके और युवाओं को भ्रमित करना, उनके जीवन को बर्बाद करना होता है। युवा जब तक समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, उनका भविष्य बिगड़ जाता है, क्योंकि रील के चक्कर में वो काले कांच वाली गाड़ियों में पीछे भागते हैं स्पीड से, सायरन वाली गाड़ियों में भी घूमते हैं। ऐसे 5-7 साल अपने जीवन के महत्वपूर्ण बहुमूल्य जो पल होते हैं, जहां उनको पढ़ लिख करके अधिकारी बनना होता है, अच्छे व्यापारी बनना होता है, वहां वो केवल पीछे दौड़ दौड़ करके गाड़ियों के टायर फाड़ करके अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। बाद में जब उनको समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मुझे लगता है उस क्षेत्र में भी ये हुआ, परंतु अब भी समझ में आ जाए तो अच्छा है। तो आपको लगता है कि आपके शिव वाले नेता जो हैं वो रविंद्र भाटी, हनुमान बेनीवाल की राह पे दोनों एक सेम? देखिए, कोई भी नेता हो, वोट कोई भी नेता हो, वो जनता को भ्रमित नहीं करे, और एक बनावटी भाषा और बनावटी भाषण के माध्यम से युवाओं को भ्रमित नहीं करे, उनके बहुमूल्य जीवन और उनके अच्छे एक भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करे, उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेले, क्योंकि रील मैंने बताया लाक्षाग्रह की तरह कई घंटों में दू दू करके जल जाती है।
इसलिए रियल लाइफ में ही जीना होता है। दोनों नेता एक ही नाव में सवार है। कोई भी नेता हो, इस प्रकार से करना ठीक नहीं है। जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ठीक नहीं है और जनता को धोखा देना भी ठीक नहीं है। ये हर किसी के लिए लागू है। तो रियल वाले नेताओं की दुकान खत्म हो गई, रियल वालों की चालू हो गई। देखिए, कोई भी हो लंबी नहीं चलेगी। हम्म? कोई भी नेता हो, इस प्रकार की रील की केवल लाइफ है, वो लंबी नहीं चलती। तो आप मानते हैं कि रील की दुकान खत्म हो गई? जिस तरह हनुमान जी देखिए, किन्हीं की हो गई है, किन्हीं की खत्म हो जाएगी, परंतु ऐसी बातें लंबी नहीं चलती। आप सर खुल के क्यों नहीं बोलते, डरते हैं क्या आप? डरने की कहाँ बात है, जब जनता जवाब दे रही है तो आप भी समझिए। हम्म, अभी जो परिणाम आए क्यों सरकार, हम्म। ये परिणाम अपने आप में बहुत बड़ा जवाब है। तो आपके वाले नेताजी को परिणाम मिल जाएगा? अब ये तो जनता स्वयं देगी परिणाम। हम्म। जब जनता समझ गई है तो समय आने पर वो परिणाम देगी। सर क्योंकि काम, देखिए, काम सरकारों से होते हैं, सरकारें पार्टियों से बनती है, और जो सरकार जिस पार्टी की बनेगी उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं के काम होते हैं। तो आपकी जनता समझ नहीं पाई है, भ्रमित कर दिया? हाँ, निश्चित रूप से भ्रमित हो गई। दिखावे में, बनावटीपन में जनता भ्रमित हो गई। अब जनता के समझ में आ गया। सर एक सवाल ये है कि जो आपकी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ गरीबी की भी एक समस्या मुझे नजर आई कि लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का इतना अच्छा नहीं है। जी, इसके पीछे आपने कभी रिसर्च किया, क्या कारण है? देखिए, हमारा जो रिमोट एरिया है वो वहाँ पर अब तो फिर भी इन 10-15 सालों में शिक्षा आई है। पहले अशिक्षा होती थी। जब वहाँ शिक्षा ही नहीं है तो फिर बेरोजगार की संभावनाएं उस व्यक्ति के लिए एक न्यून जैसी हो जाती है। लेकिन शिक्षा आने के बाद में बहुत फर्क पड़ा है। बाहर राज्यों में भी लोग गए तो वहाँ भी कमाने के बहुत साधन स्वाभाविक रूप से उन्होंने जुटाए। अब शिक्षा आने के कारण इन वर्षों में बहुत फर्क पड़ा है और आर्थिक रोजगार के कई साधन बाड़मेर में और संभावना आने से भी बहुत फर्क पड़ा है। सर एक कारण हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं खुद रिसर्च कर रहा हूँ कि बाड़मेर में हाई टीआरपी के कारण क्या है। लोग यूट्यूब ज्यादा देखते हैं, आप बाड़मेर की कोई सी वीडियो डाल दो तुरंत उठ जाती है। कारण क्या है? कि आपने सोचा नहीं कि जब आप चुनाव लड़ोगे आपने सोचा नहीं होगा कि रील्स पे चलता है सिस्टम? अब मैं देख रहा हूँ कि आप रील्स डालने लगे हैं। हालांकि आपने कहा कि मैं रियल का काम ज्यादा करता हूँ, लेकिन क्या बाहर ज्यादा लोग रहते हैं वो ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, क्या कारण है? देखिए, मैं वही रील बनाता हूँ जो मैं रियल काम करता हूँ। रील की रील बनाता हूँ, बल्कि केवल रील बनाने के लिए रील नहीं बनाता हूँ। जो काम करता हूँ उसी की रील बनाता हूँ और वही लंबी चलती है, वही जनता के धीरे धीरे समझ में आएगा। सर वो भी लगातार आपके जो बाड़मेर के सांसद हैं उमेद हराम, वो भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। वो करोड़ीलाल मीणा के लिए भी कल परसों कह रहे थे कि बीजेपी ठीक नहीं कर रही है, उनके साथ मामला दर्ज हो रहा है। नहीं, ये देखो, कुछ मामले ऐसे होते हैं वो पारिवारिक होते हैं। करोड़ीलाल जी मीणा हमारे नेता हैं, ये हमारे परिवार की आपस की बात है, हम आपस में करेंगे। ये कोई कांग्रेस के कटाक्ष के हम जवाब देने में हम कोई ज़्यादा उचित नहीं समझते। ये हमारा घरेलू मामला, बड़े लेवल पे अपने आप घर में बात करके और इसको हम बड़े लेवल पे बड़े नेता सुलझाने का प्रयास करेंगे। पर आपको करोड़ीलाल मीणा व्यक्तिगत रूप से कैसे नेता? अच्छे नेता हैं, जनता से जुड़े हुए, सीनियर नेता है, अनुभवी नेता है। उनके संघर्ष को आप किस तरह से? देखिए, जनता की जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है तब वहाँ वो जाते हैं, तो संघर्षशील व्यक्ति को होना चाहिए, वो संघर्ष कर रहे हैं। सर एक लीडर और है राजकुमार राउत, वो लगातार कह रहे हैं कि भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं हिंदू नहीं हूँ। देखिए, भील वो जाति है जिन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप के साथ में कदम से कदम मिलाते हुए और उस मेवाड़ की धरा पर अपने कई बलिदान दिए हैं। तो भील जाति तो एक स्वाभाविक हिंदू है, पराक्रमी योद्धा जाति है, वो अहिंदू हो ही नहीं सकती। कोई नेता कितना ही प्रयास कर दे, अहिंदू हो नहीं सकती, क्योंकि वो बेसिकली उनके खून में हिंदुत्व है, उनके खून में राष्ट्रवाद है। योद्धा जाति है और देश के लिए, राष्ट्रवाद के लिए सदैव उन्होंने बलिदान दिया है। तो वो राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई और हिंदू जाति ही है, उनके साथ कोई कितना ही प्रयत्न कर ले कोई बदलाव हो नहीं सकता। सर बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रही है लगातार, अल्पसंख्यकों पर, बौद्धों पर, अल्पसंख्यक की जो जातियां हैं, बौद्ध, सिख, हिंदू, ईसाई, इन पर जो अत्याचार हो रहा है, इस पर आपका क्या मंतव्य है? देखिए, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ में जितना बर्बरता का व्यवहार हो रहा है पिछले कई सालों से, कई हत्याएं हो रही है,
नरसंहार, बलात्कार, अपहरण, कई हमले की घटनाएं, आगजनी की घटनाएं, शोरूमों को तोड़ना, निरंतर ऐसी घटनाओं पर तथाकथित कुछ लेफ्टिस्ट मीडिया वो मौन रहता है। भारत में ऐसी घटना हो गई तो बवाल मच जाएगा, और भारत में कुछ यहाँ के तथाकथित लोग ऐसे भी कहेंगे कि हमारे को यहाँ घुटन हो रही है भारत में, जबकि इतने आराम से रह रहे। वही लोग जाकर के पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जाकर के 6 महीने रह के देख ले। परंतु वहां बांग्लादेश की एक बड़ी सी बड़ी घटना को जितने सिस्टम से तरीके से उठाना चाहिए वो मीडिया उठा नहीं पाता है, बल्कि वहां बहुत चिंताजनक स्थिति है। भारत में तो हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र आजाद है और बड़े आराम से रह रहा है। लोकतांत्रिक अनुभूति और लोकतांत्रिक जीवन शैली केवल भारत में ही है और कहीं नहीं है। तो बांग्लादेश में जिस प्रकार से जघन्य अपराध और बर्बरता जो हो रही है, मुझे लगता है कि पूरे विश्व को उधर ध्यान देना चाहिए और उसके निदान के लिए कुछ करना चाहिए। एक सवाल हो रहा है हिंदुत्व से जुड़ा हुआ। राम मंदिर के बाद काशी मथुरा की मांग निरंतर उठ रही है, लगातार उठ रही है। अजमेर की जो दरगाह है उसमें भी मंदिर की बात की जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि जो मुगल काल था उसके अंदर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए गए थे और सभी की जांच हो रही थी? देखिए, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती ने वहां एक मंदिर को तोड़ करके दरगाह बनाई। अच्छा। भारत में मुगलों ने लगभग 700-800 वर्षों तक कहर बरपाया। हमारे बाड़मेर में भी मेरे गांव के पास में एक ऐतिहासिक मंदिर केराड़ू है जो 12वीं शताब्दी में वहां आबाद हुआ था, बसा था, और अलाउद्दीन खिलजी ने वहां आक्रमण करके उसको तोड़ दिया। 12 सुंदर मंदिर है। ऐसे भारत के हर कोने में कई ऐसे मंदिर है जो मुगलों ने यहाँ आकर के मंदिरों को तोड़ा है। तो स्वाभाविक रूप से चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, वो चाहे अजमेर हो, पुष्कर हो, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उनको पुनर्स्थापित करने का हमारा संकल्प प्रत्येक भारतीय के मन में होना चाहिए और हम उसके लिए कटिबद्ध हैं। वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, वो हमारा संकल्प है, वो हमारी आत्मा है, वो हमारी प्रेरणा है, वही हमारा असली जीवन है। उससे हमारी भावनाएं निश्चित रूप से जुड़ी हुई होनी चाहिए, अन्यथा हमारे भारतीय होने का कोई अर्थ नहीं है, कोई सार्थकता ही नहीं। स्वरूप सिंह जी, एक आरोप आप पे लग रहा है कि आप रविंद्र भाटी का काम नहीं होने देते कोई भी आपके विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, आपका प्रश्न ही गलत है। बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से काम होंगे। निर्दलीयों की सरकार तो है नहीं, न कांग्रेस की है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमारे प्रत्याशियों के काम होते थे कि नहीं होते थे? इसलिए सरकार भाजपा की है तो भाजपा के सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं अथवा प्रत्याशी हैं अथवा संगठन के कार्यकर्ता, उनके माध्यम से काम होंगे, स्वाभाविक है। और हमारे माध्यम से काम हो रहे हैं। हम जनता का बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं कि ये वोटर कोई बीजेपी के थे या कांग्रेस के थे या निर्दलीय के थे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते, वो सबके काम करते हैं। एक ये भी है स्वरूप सिंह जी की टूरिज्म के क्षेत्र में बाड़मेर के अंदर, शिव के अंदर क्या काम हुआ, क्योंकि थार के अंदर भी टूरिज्म का बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है। देखिए, टूरिज्म की बाड़मेर जिले में बहुत सारी संभावना है। इधर जैसलमेर जिले में सम है, खूड़ी है, धोरों पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं। इसी प्रकार से रोहिड़ी की धोरे, वहाँ बहुत सारी संभावना है। नेचुरल लंबे लंबे बहुत बड़े दौरे हैं और साफ सुथरे दौरे हैं। सैंड ड्यून्स है, एकदम वहां जाने पर आनंद आता है। दूसरा, 12वीं शताब्दी में बसा हुआ राजस्थान का खजुराहो केराडू मंदिर अपने आप में ऐतिहासिक है। छोटे मोटे कुल 12 मंदिर है और विशिष्ट कलाकृतियों को संजोए हुए हैं, वहां भी बहुत बड़ी संभावना है। दूसरा, एक बाखासर का रण, जो बाड़मेर और यूं कहें कि बाड़मेर जिले का वो पहला गांव है बाखासर, और उधर गुजरात की सीमा लगती है, यानी राजस्थान और गुजरात की सीमा लगती बाखासर का रण। माटी करे पालन तो क्यों करे पलायन, ऐसा एक नाम कार्यक्रम का देकर के मैंने बहुत बड़ा वहां कार्यक्रम किया था, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था और बहुत प्रकार की प्रस्तुतियां अलग अलग कलाकारों ने वहां दी थी। वहां संभावना है, वहां 2 राज्यों की कनेक्टिविटी हो सकती है, वहां सूखा बंदरगाह बन सकता है। दोनों राज्यों के वहां कनेक्टिविटी होने के कारण बहुत सारे पर्यटक भी आ सकते हैं। वहां भारतमाला सड़क भी बन गई, बहुत चौड़ी बन गई। इसलिए बाड़मेर जिले में अपार संभावना पर्यटक की है। मैं उस दिशा में काम भी कर रहा हूं और सरकार भी इस दिशा में काम भी कर रही है। मान ली भजनलाल जी वहां चोटन विधानसभा में एक मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम आए थे, तब उन्होंने भी कहा था कि पर्यटन के लिए हम राजस्थान में बहुत कुछ करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले क्षेत्र में पर्यटन का बहुत बड़ा काम बाड़मेर जिले में होने वाला है। सर, पर्यटन को लेकर राइजिंग राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि राजस्थान में बहुत अपार संभावना है। और आपको क्या लगता है, थार में ऐसी और क्या संभावना है कि आपको लगता है कि बहुत कुछ किया जा सकता है? शिफ्टिंग सैंड आपने कहा, अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर एक अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। माननीय मोदी जी लोकसभा चुनाव में जब बाड़मेर आए थे तब भी उन्होंने पर्यटन के लिए कहा था कि बाड़मेर जिले में, पश्चिमी राजस्थान में पर्यटन की बहुत सारी संभावना है।
आज राइजिंग राजस्थान के उद्घाटन के बड़े कार्यक्रम में भी उन्होंने पर्यटन के ऊपर बढ़ावा दिया। ये टूरिज्म निश्चित रूप से बाड़मेर जैसलमेर जिले को आर्थिक रूप से बहुत आगे बढ़ाएगा। एक सर, रेगिस्तान का जहाँ ऊँटों को कहा जाता है, ऊँटों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, इस पर आपका क्या आपको चिंता का विषय है ये? देखिए, पहले चाहे हमारे को इधर उधर जैसे परिवहन के रूप में काम लेना हो, या खेती के रूप में हल जोतने में काम लेना हो, या गाड़ी के रूप में इधर उधर जैसे आजकल ट्रैक्टर और भार वाहक ये वाहन जो काम आते हैं, इस रूप में ऊँटों का बहुत उपयोग भी होता था, बैलों का भी उपयोग होता था। लेकिन वर्तमान में व्हीकल्स आने से ऊँटों का उपयोग कम हो गया, और उपयोग कम होने से उनकी संख्या भी निरंतर घटती जा रही है, जो एक चिंता का विषय है। तो चूंकि राजस्थान सरकार, हमारी बदलाव सरकार इस क्षेत्र में काम भी कर रही है, उनकी गिनती भी शुरू करवा दी है और उनके संरक्षण के लिए काम भी कर रही है। सर, ये जो मस्जिदों से अजान होती है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ये अजान नहीं होनी चाहिए, ध्वनि प्रदूषण है? कुछ लोग ध्वनि प्रदूषण भी कहते हैं, यूपी में बंद कर दी गई है, योगी आदित्यनाथ जी ने बंद की। देखिए, हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन वो एक मर्यादा में रह करके है। मंदिरों में भी तो आरतियां होती हैं, जोत जलाई जाती है, घंटियां नगाड़े इत्यादि सब होते हैं, लेकिन वो अपनी मर्यादा में होनी चाहिए। तो मैं भी इसका पक्षधर हूँ कि किसी भी मत पद संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपनी अभिव्यक्ति अपनी मर्यादा में रह करके करनी चाहिए। जैसे दूसरे मत पंथ संप्रदाय के धर्म के लोग करते हैं, ऐसे इनको भी करना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ। तो आपको लगता है कि यहाँ तो आवाज कम होनी चाहिए? आवाज कम होनी चाहिए, क्योंकि यीशु को याद करने के लिए कोई बड़ी आवाज, तो बार बार कोई ऊंची आवाज की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ तो अष्ट योग की जो कल्पना है, धारणा ध्यान समाधि में व्यक्ति एकदम शांत रह करके वो अंदर स्मरण करता है, जब वो शब्द भी बंद हो जाता है, उसको आंतरिक अध्ययन होता है, तो वो स्थिति होती है। इसलिए मुझे लगता है कि, और मैं इस बात का पक्षधर हूं कि निश्चित रूप से अपने को आध्यात्मिक आराधना प्रार्थना ये अपनी मर्यादा में रह करके करनी चाहिए। सर, हिंदू विस्थापित जो हैं आपके इलाके में बड़ी संख्या में रहते हैं। मैं जिस कास्ट से आता हूँ, सिंध से बिलोंग करता हूँ मैं, और मेरे पूर्वज भी बंटवारे के वक्त यहाँ पर आए थे। तो प्रॉब्ली सिंधी लोग जब विस्थापित यहाँ पे आ रहे हैं, वो बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, उसके बाद जयपुर, इन 3-4 इलाकों में ज़्यादा रहते हैं। बाड़मेर में भी बहुत रहते हैं, और बाड़मेर में भी हमारा सिंधी पकवान बड़ा मशहूर है। तो सर, बाड़मेर में जो आ रहे हैं विस्थापित, उन पर आपका क्या कहना है? देखिए, उनकी समस्या है कहीं? विस्थापितों के लिए पहले संघर्ष ये होता था कि नागरिकता नहीं होती थी, तो यहाँ वो बड़े उधेड़बुन की स्थिति में, क्योंकि न तो उनको कोई लाभ मिल पाता था, न कोई उनको सुविधा मिल पाती थी, मूलभूत सारी सुविधाओं से वंचित हो पाते थे। सुरक्षा एजेंसियां लगातार उनको तंग करती थी। परंतु भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने जब से CAA बिल बनाया, उसके बाद से निरंतर नागरिकता भी मिलनी शुरू हो गई, और सब प्रकार से जितनी भी सरकारी योजनाएं उसमें उनको पार्टिसिपेट होने का अवसर मिल गया, जैसे मूल भारतीय को मिलता है। तो ये केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा वरदान विस्थापितों के लिए एक साबित हुआ। सर, अभी भी जो लॉन्ग टर्म वीज़ा पे आते हैं, उनको कई समस्याएं होती है, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद ही उनको नागरिकता मिलती है। उनके साथ रहने, खाने और भी कई तरह की समस्या, जैसे उनका आधार कार्ड नहीं होता, बच्चों का एडमिशन नहीं होता, ऐसी समस्याएं आपके पास रूबरू होते होंगे आप, तो आप किस तरह से उनकी समस्याओं का समाधान कराते हैं अगर ऐसे लोग आते हैं? देखिए, आपने बताया ये भी समस्या है, और पासपोर्ट के लिए भी निरंतर हमारे जो हिंदू भाई पाकिस्तान में बैठे हैं, उनके साथ निरंतर घोर यातनाएं अत्याचार होता है। तो वो भारत आने का प्रयास करते हैं, परंतु वहाँ होता ये है कि उनकी प्रॉपर्टी वहाँ के लोग बेचने नहीं देते। कई हमारे हिंदू भाई लाखों करोड़ों रुपए की संपत्तियां, घर, ट्यूबवेल, जमीन जायदाद, मकान, बंगले, ऐसी संपत्तियां छोड़ करके रातों रात भाग करके आ जाते हैं वीजा लेकर के। तो उनके लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं कि कैसे भी करके उनको वीजा दिलाई जाए, और वहाँ की घुटन से बाहर आकर के यहाँ भारत में वो शांति वाला जीवन जिए। तो ये है, इस प्रकार से परेशानियां वहाँ है। तो प्रयास करते हैं कि उनके लिए हम निदान कर पाए। सर, आपकी तरफ खेती भी हो रही है? हाँ, हमारे यहाँ खेती अब इन वर्षों में पानी आए इसके कारण रबी फसलें भी होने लग गई है। बल्कि वैसे थार का रेगिस्तान सूखा होने के कारण वर्षों तक हमने केवल बारिश पर ही निर्भर रह करके जीवन जिया है। इन वर्षों में ट्यूबवेल वगैरह काफ़ी हुए हैं, तो रबी फसल भी अब होने लग गई है। वहाँ गेहूँ भी होने लग गया, हमारे यहाँ अरंडी है, अनार है, जीरा है, ये सब है, बहुत सारी रबी की फसलें भी होने शुरू हो गई। आप उसमें क्या प्रयास कर रहे हैं किसानों की मदद के लिए? देखिए, किसान ज़्यादा हो, किसानों की मदद के लिए उनको लोन दिलाना है, समय पर लाइट दिलाना है,
या और भी जितनी भी उनको त्वरित आवश्यकता हो, हम प्रयास करते हैं कि किसान के लिए समय पर उनको सुविधा मिले। सर एक अंतिम सवाल है सर, बॉर्डर फिल्म में एक हैंडपंप की बड़ी चर्चा थी, सनी देओल ने हैंडपंप उखाड़ लिया था, रविंद्र पाटिल भी कहते हैं कि 2 हैंडपंप के कारण नाराज हुए और फिर लोकसभा का चुनाव लड़ लिए। ये बात सही है कि आपने वो हैंडपंप नहीं लगने दी, क्या विषय था? देखिए, आपने मेरे से प्रश्न किया कि सरकार जिस दल की, जिस पार्टी की होती है, उसी पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम वो सरकार करती है। सरकार काम, अब बीजेपी की सरकार है तो काम हमारे माध्यम से होंगे। पिछली सरकार जब कांग्रेस की थी तब हमने शिकायत नहीं की कि हमारे माध्यम से काम नहीं हो रहे, क्योंकि कांग्रेस सरकार जब होती है तो कांग्रेस के नेताओं के कहने पर काम होते थे, हम शिकायत नहीं करते थे। हमारी सरकार है तो हमारे कार्यकर्ताओं के कहने पर काम होंगे, स्वाभाविक है। जो व्यक्ति जिस दल से जुड़ा हुआ होता है उसके कहने पर काम होते हैं, और जो व्यक्ति किसी भी दल से जुड़ा हुआ नहीं होता है वो काम की अपेक्षा करे क्यों? 22 हैंडपंप स्वीकृत हुए, उसमें 20 हैंडपंप मेरी डिजायर पर स्वीकृत हुए, और 2 हैंडपंपों की जो चर्चा हुई, चलो दिए तो हैं 2, भाई सरकार ने 2 हैंडपंप देकर के बड़ा मन किया है ऊँट के कि मुंह में भले ही जीरे के समान है सर। हमारे दल का नहीं है लेकिन 2 हैंडपंप हम इनकी डिजायर पे दे देते हैं। वो सरकार द्वारा दिया गया लास्ट काम था, तो उसके बाद सरकार क्यों देगी? सरकार अपने प्रतिनिधि को देगी। चुनाव में लड़ा हूं तो मेरे डिजायर पर सरकार, स्वाभाविक है कि हर विधानसभा जो विधायक है या प्रत्याशी है उसकी डिजायर पर सरकार काम देती है। तो इसका मतलब सरकार सबकी नहीं है, सिर्फ बीजेपी की सरकार है? बीजेपी के कार्यकर्ता सबके लिए काम करते हैं, पूरी जनता के लिए काम नहीं, करते हैं, सर। लेकिन जो माध्यम होता है वो बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि सरकार बीजेपी की है। नहीं तो सर इसका मतलब जो कांग्रेस का चुनाव हुआ एमएलए उसका काम नहीं कर रही सरकार? सब मैंने बताया सबकी है। नहीं, आपने देखिए, कहा एक- कि मेरा काम, देखिए सर आप गलत बोल रहे हैं। आपने कहा कि मेरा काम कर रहे हैं सरकार, इसलिए कर रही है कि मैं बीजेपी से चुनाव लड़ा हूं, तो इसका मतलब जो और जगह भी चुनाव लड़े सबके काम हो रहे होंगे। मैं काम किसका करता हूँ? जनता का ही करता हूँ ना। हाँ, अब खुद का तो जो नहीं कर जो रहे। 20 हैंडपंप दिए मैंने मेरे घर पे लगाए नहीं, हम्म। ट्यूबवेल दिए मेरे घर पे नहीं लगाए, हम्म, अभी आंगनवाड़ी केंद्र खोले, पशु केंद्र खोले, स्मार्ट बोर्ड दिए, कई स्कूलें क्रमोन्नत हो रही है, नई स्कूलें खुल रही है, वो सब मेरे घर पे थोड़ी लगा रहा हूँ। वो मैं गाँव में ढाणियों में लगा रहा हूँ। उन गाँव ढाणियों में सभी विचारधारा के लोग हैं, बीजेपी की भी है, कांग्रेसी भी है, अन्य दलों के भी हो सकते हैं। देखिए, एक सार्वजनिक कोई भी काम होता है तो पूरी जनता के लिए होता है, और वो जनता सभी दलों से जुड़ी हुई होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी भाषण में कहते हैं कि हम 200 विधानसभाओं के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं, हम किसी से भेदभाव नहीं करते, हम केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए काम नहीं करते, माध्यम भाजपा के कार्यकर्ता है, बल्कि काम संपूर्ण जनता के लिए है। गांव ढाणी में बैठे हुए रिमोट एरिया के उस कार्यकर्ता से है, चाहे हमें वोट दे या मत दे, काम सभी जनता के लिए है। सर्वजन हिताय का जो हमारा मूल मंत्र है, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी, ये हमारी भावना भी है, मूल मंत्र भी है, और काम का भी हमारा यही तरीका है। तो सर वो बताइए, क्या ये 2 हैंडपंप का विवाद है इसी कारण चुनाव लड़े या और कोई कारण लगता है आपको? अब ये तो वही जाने। आरोप पे आप ही लगते हैं कि आपने हैंडपंप नहीं होने दिए इसलिए वो चुनाव लड़ी। देखिए, हेडपंप देने मेरे हाथ में नहीं थे, हेडपंप तो सरकार ने दिए। तो आप खुद ही कह रहे हैं कि 20 आपके कहने पे दे दिए, 2 उनको दिए। भाई चुनाव में लड़ा हूँ, मैं बीजेपी का पूर्व जिलाध्यक्ष रहा हूँ, तो मैं नहीं, प्रत्येक विधानसभा में जो चुनाव लड़ा है, चाहे वो जीता है चाहे हरा है, उसकी डिजायर पर काम देते हैं, लेकिन देते जनता के लिए। वो जनता तो कांग्रेस की पद्धति पे कैसे आ गई बीजेपी? कैसे? कांग्रेस कैसे करते थे, जो हार गया उसको उसके कहने पे काम होता? आप मुझे बताइए कि पिछली सरकार बीजेपी के एमएलए की डिजायर पर काम देती थी क्या? जहां कांग्रेस का एमएलए होता था वहां बीजेपी के हारे हुए उस प्रत्याशी कांग्रेस की पद्धति भी आ गई ना देता बीजेपी? था। ये पद्धति न कांग्रेस की है न बीजेपी की है। देखिए, एक अपने पराई की है। जो कार्यकर्ता जिस दल का है, जिस दल की सरकार है, उसके माध्यम से काम होते हैं। ये सभी दलों का तरीका है, लेकिन होते काम जनता के लिए है। ये सिस्टम हर सरकार का है, हर राजनीतिक दल का है, लेकिन राजनीतिक जिस दल की सरकार हो उसी दल के कार्यकर्ता का के माध्यम से काम होता है, लेकिन काम जनता का। मतलब ये आरोप गलत है कि मतलब खाली हैंडपंप के लिए नाराज होकर लोकसभा का चुनाव लड़ रही। देखिए, वो तो अब वही जाने, इसलिए आप पे आरोप लगते हैं ना सर। परंतु देखो, काम सरकार जो भी देगी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही देगी। सर मोदी जी को नुकसान हुआ, लोकसभा की सीट हारे, तो हर बार आरोप ये लगता है कि 2 हैंडपंप के कारण नाराज हो गए। रविंद्र पाटिल कहते हैं मैं हैंडपंप के कारण नाराज था। तो क्या ये हैंडपंप वाला विवाद है, क्या आपको लगता है इसके कारण चुनाव लड़ गए या कोई और वजह?
2 हेडपंप दिए तो है। एक गैर बीजेपी के कार्यकर्ता को 2 हेडपंप दिए, मैं तो समझता हूँ कि सरकार की उदारता है, उनको भी क्यों दे। तो आपको मतलब ज्यादा 2 भी नहीं देते तो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ, उदारता दिखा दी, दे दी, नुकसान हो गया अन्यथा उदारता का। क्यों दे। उदारता का नुकसान हुआ आपको लगता है? नुकसान ही हुआ ना, हाँ? कहाँ देने की आवश्यकता थी। आपको लगता है कि 2 का नुकसान हुआ इसलिए लोकसभा चुनाव लड़ा? मैं ये कह रहा हूँ कि ना तो कांग्रेस के किसी व्यक्ति को डिजायर पे देने की आवश्यकता है, कांग्रेस हमारी डिजायर पे कभी नहीं देती जब कांग्रेस की सरकार होती है। तो फिर हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो भाजपा के उस प्रतिनिधि, उस कार्यकर्ता के कहने पर देती है। देना चाहिए, देना ही चाहिए, और सिस्टम यही है, सभी सरकारों का, सभी राजनीतिक दलों का ये सिस्टम है ना। परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि 2 हेडपंप दिए हैं तो सरकार की बड़ी उदारता है कि 2 दिए तो है ना। ये सरकार की उदारता थी या आपकी? नहीं, मेरा उसमें कोई रोल नहीं। देखो, सरकार में जो मंत्री जी है उन्होंने दिए, मैं तो कोई भूमिका में नहीं हूँ। अच्छा, तो मैं फिर वो कौन आरोप देने क्यों वाला? लगाते हैं कि 2 हेडपंप? अब ये आरोप तो जो लगाते हैं उनसे पूछिए आप। ये लगता है कि मैं तो किसी भूमिका में नहीं हूँ ना। मैं तो सरकार से जाकर के मांग करता हूँ कि भाई जनता के लिए ये काम चाहिए, वो चाहिए, तो सरकार, मैं तो मांगने वाला हूँ, सरकार देने वाली है। कभी कभी दिल में दुख नहीं होता कि मेरे को इतने से वोट मिले और मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ? अब जनता जनार्दन है, मैं उसका वंदन करता हूँ, इसलिए मुझे, देखो, हारने का दुख तो हर एक को होता है, परंतु जनता के ऊपर मैं आरोप इसलिए नहीं लगाता कि अब जनता को तो जज गई, वो निर्णय कर लिया। स्वरूप सिंह, घर में कौन कौन है आपके? मेरे माताजी, पिताजी, छोटा भाई, मेरे भाई का परिवार, सब एक और साथ एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में? संयुक्त परिवार। आपके बच्चे कितने? मेरे 2 बच्चे हैं। तो आपकी धर्मपत्नी कभी लड़ती नहीं कि आपको वोट नहीं दिया, आप सारा दिन यहाँ जमघट लगाए रखते हो? वो तो मैं जब घर नहीं होता हूँ और मेरे घर पे कोई व्यक्ति आ जाते हैं काम के लिए, तो उल्टा चिंतित कर दिए कि आप घर पे हो नहीं, ये फला आदमी आया है और इनके ये काम है, अभी इनसे बात करो। अच्छा खुद ही फोन लगा के और मेरे से बात कराती है, ये आए हैं, इनसे बात करो। अच्छा। बोले इतना वो प्रयत्न करती है। मैं खुद कहता हूँ कि आप अपना घर संभालो, ये काम मुझे ही करने दो आप। तो कहे नहीं, ये व्यक्ति आए हैं बेचारे, कितनी दूर से आए हैं, इतने काम नहीं हो रहे हैं, तो आपको बात करनी चाहिए, तुरंत संबंधित अधिकारी से बात करो आप। वो इतना वो मेरे काम में पूरा सपोर्ट भी करती है, और कंधे से कंधा मिला करके उसको लग गया कि भाई जनता यहाँ इतनी उम्मीद लेकर के आ रही है, तो निश्चित रूप से हमें उनका काम करना चाहिए। एक करुणा का भाव है, मुझे लगता है कि एक हर महिला जो ऐसे दया भाव और करुणा वाली होती है, तो वो भी इस प्रकार से है। अच्छा, डांट नहीं पड़ती, मतलब आपके सहयोग होता है? बिल्कुल। देखो, कई बार परिस्थितियां होती है कि किसी व्यक्ति को डांट पड़ जाए, तो मेरे लिए सुखद बात है कि वो मेरे के साथ कदम से कदम मिला करके और सहभागिता दर्ज करा रही है। स्वरूप सिंह जी, 4-5 क्वेश्चन है। आपका आइडियल किसे मानते हैं? 1 लाइनर है, आइडियल कौन है आपका जीवन में? मेरे जीवन में आइडियल दीनदयाल उपाध्याय। और आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में बाजरे की रोटी, गाय का दूध, दही, छाछ घी। और प्यार किससे ज्यादा करते हैं आप सबसे ज्यादा परिवार में? परिवार में कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। परिवार में तो बच्चे, पत्नी, माता पिता, आपको सारे नाम लेने पड़ेंगे। हाँ, मैंने कंफ्यूज कर दिया। सहज लगाव है ये, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा पूछा था। हर एक के लिए सहज लगाव। क्योंकि एक के लिए बोला तो घर पे जाके डांट पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं, एक सहज लगाव रहता है और हर व्यक्ति का रहता है। जीवन में राजस्थान में किस व्यक्ति से आपको सबसे ज्यादा सीखने को मिला कि हाँ, पॉलिटिकली रूप में आगे व्यक्ति है? देखिए, किसी एक व्यक्ति का कहने के बजाय, अब मैं ऐसे एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ ना, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एक कर्मठ, कर्मशील और गतिशील रहता है। वो 24 घंटे तूफान की तरह काम करता है। मुझे लगता है कि ये हमारा जो विचार है, इस विचार के सभी अनुगामी हैं, इसको लेकर के काम कर रहे हैं, तो सभी एक सैनिक की भांति काम कर रहे हैं। तो इस विशाल सेना के एक सैनिक की भांति मैं भी सबसे प्रेरणा लेकर के सदैव उस प्रकार से चलने का प्रयास करता हूँ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने का मुझे गर्व भी है और यहाँ एक अलग आनंद है। फ्री समय जब होता है कभी जीवन का, कभी रहा हो या कभी होगा, तो आप कहाँ जाना पसंद करते हैं? मतलब घूमना कहाँ पसंद करते हैं? घूमना तो अब मैं तो जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य जहाँ है, जैसे घाटियों में, पहाड़ों में, बर्फ वाले क्षेत्र में, अथवा हमारे इधर पहाड़ों में, जंगल में, जहाँ आपने जब एकांत का विषय बताया ना, तो मुझे निर्जन स्थान ज्यादा पसंद है। एकांत में बैठे हैं, थोड़ा शांति से बैठे और एनर्जी ले लें, फिर वापस जनता में जाएं
और लोगों के काम करें, ऐसा मेरा रुचि है। संघ से आपको क्या सीखने को मिला? देखिए, संघ से व्यक्ति अनुशासन सीखता है और सभी को साथ लेकर के चलने की जो वृत्ति है वो सीखता है। देश सबसे पहले वो सीखता है। जातिवाद से परे हट करके समाज को संगठित करते हुए हमारी जो परंपरागत विरासत है, सांस्कृतिक विचारधारा है, इन सब को अक्षुण्ण रखते हुए एक विशाल दायरे में जीवन जीना, ये संघ सिखाता है। व्यवहारिक जीवन सिखाता है और बहुत प्रकार से हमारे ज्ञान का भी विकास होता है, उसमें ब्रॉड माइंड हो जाते हैं। एक वास्तव में व्यक्ति को जो अपने जीवन में करना चाहिए, रियल लाइफ से संघ रूबरू करता है। तो ये थे स्वरूप सिंह जी, जिन्होंने बताया कि बहुत कुछ संघ से सीखने को मिला। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी रहे शिव से, और भारतीय जनता पार्टी की से चुनाव भी लड़े और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी। इन्होंने कहा कि संघ से ये सीखने को मिला कि रियल लाइफ में रहो, रील में नहीं रहो। और इन्होंने कहा कि संघ, वैसे जो संघ के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति निर्माण की संस्था है, यानी व्यक्ति निर्माण करती है संघ। तो संघ के स्वयंसेवकों का जो शाखा में जिस तरह से काम होता है वो व्यक्ति निर्माण होता है उससे। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि शिव का विकास कितना होता है, क्योंकि स्वरूप सिंह जी ने दावा किया है कि हर घर नल और घर घर पानी पहुंच जाएगा। हम जब जाके आए थे बड़ी समस्या थी, लेकिन इन दिनों इनका कहना है कि बहुत कुछ समस्याओं का निदान हो गया है और लगातार ये जनता के बीच में सक्रिय हैं और लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं। शिव के जो पावरफुल भाई साहब, जो पावर सेंटर वाले भाई साहब इनको कहा जा रहा है, आजकल चर्चा में है। स्वरूप सिंह जी, खास बातचीत की बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जितेश जेठामलानी, जयपुर, राजस्थान।